नमस्कार। एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम 6 यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित एक वीडियो कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे। यह वीडियो कार्यक्रम भारतेंदु युग के काव्य और उसके प्रमुख कवियों के बारे में है। आप अब तक भारतेंदु युग से संबंधित बहुत सारे वीडियो कार्यक्रम आपने देखे होंगे, सुने होंगे और अब तक आपके सामने भारतेंदु युग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी। आज हम उसके काव्य के संबंध में बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि भारतेंदु युग या पूरे आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। गद्य काल कहने के पीछे उनका मकसद ये था कि इस युग में आकर यानी कि संवत 1900 से जो आधुनिक काल की शुरुआत उन्होंने मानी है, उस आधुनिक काल में गद्य की भी शुरुआत हुई। इससे पहले के जितने भी युग हैं, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्तिकाल हो, चाहे रीतिकाल हो, उन सब में आप देखेंगे कि काव्य ही रचा जा रहा था। काव्य के अलावा और कोई विधा में साहित्य नहीं रचा जा रहा था। हाँ, काव्य में ज़रूर प्रबंध काव्य भी लिखे जा रहे थे और मुक्त काव्य भी लिखे जा रहे थे, लेकिन आधुनिक काल एक ऐसा काल है जब साहित्य में काव्य के साथ साथ गद्य की भी शुरुआत होती है और गद्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। इस गद्य साहित्य के बारे में हम एक अलग कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पद्य के बारे में यानी कि काव्य के बारे में बातचीत करेंगे। जब हम भारतेंदु युग के काव्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की समस्याएं आती है। एक तो यह कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा और पद्य की भाषा अलग अलग प्रयुक्त हो रही थी। यानी कि गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन पद्य यानी कि कविता की भाषा जो है वो ब्रज थी और भारतेंदु काल के ज़्यादातर कवियों का आग्रह था कि कविता ब्रज में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि गद्य में खड़ी बोली में गद्य तो लिखा जा सकता है लेकिन कविता नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि खड़ी बोली जो है वो उतनी मधुर, उतनी कोमल भाषा नहीं है जैसी कि ब्रज भाषा है। और इस कारण से उन्होंने ब्रज भाषा का ही समर्थन किया। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इसके समर्थक थे कि गद्य की भाषा और पद्य की भाषा अलग अलग होनी चाहिए और पद्य केवल कविता में ही लिखा जाना केवल ब्रज में ही लिखा जाना चाहिए। दूसरी समस्या इस युग में कविता के बारे में यह थी कि जो काव्य लिखा जा रहा था उस काव्य का बड़ा हिस्सा जो है वो परंपरागत विषयों पर ही था। यानी कि भक्ति काव्य लिखा जा रहा था, श्रृंगार परक काव्य लिखा जा रहा था और नीति परक काव्य लिखा जा रहा था। ब्रज में लिखा जा रहा था ये तो था ही, लेकिन ब्रज में भी जो काव्य लिखा जा रहा था वो परंपरागत विषयों पर ही काव्य लिखा जा रहा था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भक्ति परक और श्रृंगार परक बहुत सारी कविताएं लिखी, मुक्तक लिखे। लेकिन यह जरूर है कि इस काल में ब्रज भाषा में ही सही लेकिन नए विषयों पर भी कविताएं लिखी जा रही थी और नए विषयों पर कविता लिखने की एक तरह से शुरुआत भारतेंदु युग में होती है। ये नए विषय जो हैं वो वे ही विषय हैं जो गद्य के लिए भी प्रयुक्त हो रहे थे। यानी कि गद्य का मतलब है कि निबंध लिखे जा रहे थे जिन विषयों पर नाटक लिखे जा रहे थे, जिन विषयों पर उपन्यास लिखे जा रहे थे, उन्हीं विषयों को कविता के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा था। हालांकि जो नए विषय थे उसके लिए भाषा
ब्रज ही प्रयुक्त हो रही थी, लेकिन यह सही है कि नए विषयों की तरफ भी इस काल के कवियों का ध्यान गया। एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है कि जो परंपरागत काव्य लिखा जा रहा था, उस परंपरागत काव्य के अनुरूप बहुत सारा माहौल था। यानी जैसे समस्या पूर्ति जो है कविता का एक ढंग था कि कोई समस्या दे दी जाती थी और कवि लोग कविता लिखते थे उस पर। वो समस्या पूर्ति उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण चलन था और बहुत सारे कवि जो है इस समस्या पूर्ति के माध्यम से कविता लिखकर अपने कवि होने का प्रमाण प्रस्तुत करते थे। लेकिन यह ज़रूर है कि भक्ति इस भारतेंदु काल में कविता में नए विषय आने लगे थे और ये नए विषय जो आए उसको समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि भारतेंदु युग में जो काव्य के विषय बने, उन काव्य के विषय को समझने के लिए उस युग को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा हम भारतेंदु युग के संदर्भ में अन्य कार्यक्रमों में कर चुके हैं। लेकिन कविता के विषय को समझने के लिए 3-4 बिंदुओं की मैं थोड़ी संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। नंबर 1 तो यह कि अंग्रेज़ों का राज था भारत में, और अंग्रेज़ों का राज होने के कारण उस काल के जो कवि थे उन्हें अंग्रेजी राज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों सामने आ रही थी। उससे उन्हें उन पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हो रही थी। जैसे वो ये महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज जो है भारत से बहुत आगे है, यहाँ के लोगों से बहुत आगे है, तो क्या हम ऐसे ही पिछड़े हुए थे। तो ये जो द्वंद्व था, इस द्वंद्व ने 2 तरह की भावनाएं पैदा की। नंबर 1 तो यह कि उनके मन में वर्तमान जो अधोगति है, उस वर्तमान अधोगति के प्रति उनके मन में सजगता पैदा हुई। और दूसरा यह है कि उन्होंने अतीत के गौरव के प्रति भी उनकी दृष्टि गई। यानी कि वो ये महसूस करते थे कि कोई युग ऐसा था जब भारत उतना ही समृद्ध और उतना ही उत्कृष्ट था जैसे कि आज यूरोप है या इंग्लैंड है। तो इस तरह से एक तरफ अतीत के गौरव की भावना थी और दूसरी वर्तमान अधोगति का भी असर था। दूसरा जो हम देखते हैं कि जब वर्तमान अधोगति पर उनकी दृष्टि गई तो उन्होंने ये महसूस किया कि उस वर्तमान अधोगति का कारण क्या है। तो इस वर्तमान अधोगति को समझते हुए वो इस बात की ओर गए कि हमारी कमजोरियां क्या है, और उस कमजोरियों के संदर्भ में उन्होंने महसूस किया कि जो स्त्रियों का पिछड़ापन है, जो जात पात है, जो अशिक्षा है, इन सब के कारण ही हम पिछड़े हुए हैं। अगर शिक्षा का प्रचार हो, अगर स्त्रियां जो घरों में कैद रहती है, घूंघट में रहती है, जिन पर कई तरह तरह की पाबंदियां थोप दी गई है, उनसे अगर वो मुक्त हों और जात पात का जो चक्र है उस जात पात से भी मुक्ति मिले, तो हमारा देश भी यूरोप की तरह तरक्की कर सकता है। तो ये समाज सुधार का जो आंदोलन 19वीं शताब्दी में बंगाल में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में शुरू हुआ, उसका असर उत्तर भारत में भी और हिंदी के लेखकों पर भी उसका असर दिखाई देने लगता है। तीसरी चीज़ जो है वो है राजनीतिक दृष्टिकोण। आप देखेंगे कि इस काल के जो कवि थे उन कवियों पर 2 तरह की विरोधी धारणाओं का प्रभाव था। एक तो उनका ये मानना था कि ये अंग्रेज़ों का जो राज है यह हमारे लिए बहुत ही हितकर है, इससे हम यूरोप की तरह तरक्की कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी यूरोप में विकसित हो रही है, वो प्रौद्योगिकी हमें भी अगर प्राप्त हो और हम भी उसी तरह से तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस भावना के कारण वो अंग्रेज़ों के राज को एक तरह के वरदान के रूप में देखते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका अनुभव ये भी था कि ये अंग्रेजी राज हमें वो सब कुछ नहीं दे रहा है जो इंग्लैंड के लोगों को प्राप्त हो रहा है।
यानी कि हमारा तो एक तरह से शोषण हो रहा है। वो देखते थे कि यहाँ का धन जो है वो विदेश चला जाता है, विदेश का मतलब है कि इंग्लैंड चला जाता है। तो इस को लेकर उन्हें चिंता थी। दूसरी चिंता जो थी वो यह कि यहाँ पर जो शासन करने वाले, अंग्रेजी शासन करने वाले जो थे, वो लोगों पर बहुत जुल्म ढाते थे। उनका व्यवहार भारत की जनता के प्रति अच्छा नहीं था, तो इसका प्रभाव भी उन पर था और वो इसकी, पुलिस की, नौकरशाही की आलोचना करते थे। तो उनका दृष्टिकोण जो है राजभक्ति और देशभक्ति के बीच का था। यानी कि एक तरफ वो अगर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में लिखते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी राज की आलोचना भी करते थे। तो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो पूरी तरह से कहना चाहिए कि राष्ट्रवादी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी तरफ उनके कदम बढ़ रहे थे। इस संदर्भ में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार 1857 के बाद, आप जानते हैं कि 1857 का जो महासंग्राम हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, उसके बाद की परिस्थितियों में एक तरह की नेशनलिटी की भावना, राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित हो रही थी। यानी कि अब जो इससे पहले तक जो भारत अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था और रियासतों की दृष्टि से ही लोग एक दूसरे को देखते थे, उसकी जगह पर अब एक राष्ट्र के रूप में अपने को देखने लगे, एक देश के रूप में अपने को देखने लगे और इसलिए देशभक्ति की भावना भी पैदा होने लगी। तो ये राष्ट्रीयता की भावना जो है इस युग में पैदा हुई। इसी संदर्भ में एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब उन्हें लगता था कि किस तरह से हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बना हुआ माल का निर्यात करने के लिए आई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते बहुत कुछ बदलाव हुए और ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण वो निर्यात करने वाला देश आयात करने वाला देश बन गया और हिंदुस्तान से कच्चा माल जाने लगा बजाय इसके कि बना हुआ माल जाने के। तो इस तरह से भारत के जो उद्योग धंधे, परंपरागत उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधे जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। तो इस पर इस युग के जो लेखक थे उनका दृष्टिकोण यह था कि हमें स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। भारतेंदु ने खास तौर पर इस पर बल दिया कि हमें यहाँ की बनी हुई चीज़ों का सामान, चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी चाहिए और विदेश से आने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तान में रहे और हम खुद अपने देश का विकास कर सकें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे मुद्दे कविता के लिए विचार किया जाने लगा। एक और विषय था, वो भाषा को लेकर था। भाषा को लेकर इस अर्थ में कि आप जानते हैं कि हिंदी उर्दू का जो विवाद था, उसका असर भी हिंदी लेखकों पर था। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद उर्दू में कविता लिखते थे रसा नाम से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उर्दू का स्यापा नाम से एक कविता लिखी, लंबी कविता, जिसमें उन्होंने उर्दू का विरोध किया और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से भी उर्दू के विरुद्ध अपना ज्ञापन दिया था। तो कहने का मतलब है कि उर्दू हिंदी का झगड़ा भी उस समय था और उसका असर भी, उस पर भी कविताएं वगैरह लिखी गई, उस पर व्यंग्य लिखे गए। तो इस तरह से बहुत सारे विषयों पर कविता लिखी गई और वह कविता जो लिखी गई, उस कविता का बड़ा महत्व है। तो हम ये देखते हैं कि भारतेंदु युग में कुल मिलाकर काव्य का जो पूरा परिदृश्य था वो दो तरह का था। एक परंपरागत काव्य लिखा जा रहा था। परंपरागत काव्य का मतलब है श्रृंगार परक और भक्ति परक और नीति परक कविताएं लिखी जा रही थी। दूसरी तरफ जो है नए विषयों पर कविता लिखी जा रही थी। उन नए विषयों में देश की दुर्दशा पर कविता लिखी जा रही थी। देश की दुर्दशा का मतलब है कि अंग्रेज़ों के राज के कारण हिंदुस्तान के लोगों को जो तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी, जो गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, निर्धनता थी, उन सब पर भी कविता लिखी जा रही थी। और दूसरा जो उनका कुशासन था, उस कुशासन पर भी कविता लिखी जा रही थी। और तीसरी चीज़ जो यह थी
कि हमारी अधोगति का क्या कारण है, उस अधोगति के कारण को भी समझकर उस पर भी समाज को बदलने की दृष्टि से भी कविताएं लिखी जा रही थी। तो इस तरह से ये दो तरह की कविताओं का जो परिदृश्य था उसी को समझने की ज़रूरत है भारतेंदु युग के काव्य के संदर्भ में। मैं जैसा कह चुका हूँ कि कविता मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। उसको लेकर विवाद भी था, यानी कि कुछ लोग थे वो जो या आग्रह कर रहे थे कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा वो एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कविता किसी भाषा में हो और गद्य किसी भाषा में हो, ये कहीं भी नहीं होता है। दोनों की भाषा एक होती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं था। हिंदी में ब्रज में कविता लिखी जा रही थी और गद्य जो है खड़ी बोली हिंदी में लिखा जा रहा था। इसके बावजूद खड़ी बोली में पद्य लिखने की, कविता लिखने की के प्रयत्न भी हुए। खुद भारतेंदु ने सजग रूप से कविताएं लिखी, हालांकि वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन जो उनके नाटक थे, खासतौर पर अंधेर नगरी में उन्होंने जो व्यंग्य कविताएं लिखी, वो व्यंग्य कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखी और खड़ी बोली में वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की कविताएं या बहुत ही सहज किस्म की कविताएं हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खड़ी बोली में कविता लिखी ही नहीं गई हो, खड़ी बोली में भी कविता लिखी गई, लेकिन आग्रह उनका यही था कि ब्रज में ही कविता लिखी जानी चाहिए और उन्होंने ब्रज में ही कविता लिखी। तो इस दृष्टि से हम इस भारतेंदु युग के काव्य के परिदृश्य को समझ सकते हैं। इसके आधार पर हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंदर हमें तीन तरह के कवि दिखाई देते हैं। एक वे कवि जो सिर्फ परंपरागत कविताएं लिख रहे थे और दूसरे वे कवि जो परंपरागत कविता भी लिख रहे थे और नई तरह की कविता भी लिख रहे थे। यानी कि परंपरागत कविता लिखने वाले जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर वगैरह, ये ब्रज में कविता लिख रहे थे, भक्तिपरक और श्रृंगार परक कविता लिख रहे थे। और भक्तिपरक श्रृंगार परक कविता लिख कर वो मान रहे थे कि हम अपना कवि कर्म का कर्तव्य जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन भारतेंदु जैसे लोग जो थे, भारतेंदु थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन थे, ये परंपरागत कविताएं भी लिख रहे थे और नई तरह की कविताएं भी लिख रहे थे। तो इनके यहाँ दोनों तरह की कविताओं का जो है वो हमें देखने को मिलती है, दोनों तरह की कविताएं। और तीसरे वे थे, हालांकि वो अभी उभर ही रहे थे, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, योगी हरि, राम नरेश त्रिपाठी आदि, ये जो कवि थे ये कुछ पुरानी तरह की कविताएं भी लिख रहे थे, लेकिन नई तरह की कविता भी लिखना शुरू कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खड़ी बोली में भी कविताएं लिख रहे थे। और अंत में जाकर इस तीसरे तरह के कवि जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि बने, ये उस समय तक ये विवाद समाप्त हो गया और कविताएं सिर्फ खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। और द्विवेदी युग में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का जो विवाद था भारतेंदु युग में, वो समाप्त हो गया। द्विवेदी युग के अंदर गद्य की भाषा और पद्य की भाषा एक हो गई। खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि गद्य की भाषा और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। हो सकता है कि भारतेंदु को अगर ज़्यादा समय मिलता तो संभव है कि वो भी इसी रास्ते जाते। भारतेंदु युग के काव्य के बारे में जो हम अब तक चर्चा करते रहे हैं, उस के बाद में अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ये तो संभव नहीं होगा हमारे लिए कि हम सभी कवियों के बारे में और उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में इस छोटे से कार्यक्रम में विचार कर सकें। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह और उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने भी इसी दौर में लिखना शुरू कर दिया था। पंडित श्रीधर पाठक ने लिखना शुरू कर दिया था, जो बाद में द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से गिने जाने लगे।
बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जो पुरानी तरह की कविताएं ज़्यादा लिखते थे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, योगी हरि आदि बहुत सारे इस युग के कवि थे। हम सबकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये नामों का उल्लेख मैंने इसलिए किया है ताकि आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तरह से इस युग के प्रतिनिधि कवि है और इस युग की जो दोनों धाराओं की जो कविताएं हैं, पुरानी परिपाटी वाली कविताएं और नई तरह की कविताएं, उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो इस दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी छोटी छोटी काव्य पुस्तकें लिखी है, काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जैसे पुराने तरह के जो काव्य लिखे उनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजय पताका आदि बहुत सारी तरह की कविताएं उन्होंने लिखी। लेकिन नई तरह की कविताएं भी लिखी, जिसमें ख़ास तौर पर जो मुकरियाँ लिखी उन्होंने, पहेलियाँ लिखी, वो काफ़ी चर्चित हुई। और उसके अलावा और भी बहुत सारे नए नए विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी जो कविताएं महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो उनके भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी कवि नामक दोनों नाटक है, उनमें भी हमें कविताएं मिलती है। उनके और नाटकों में भी कविताएं हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतेंदु ने दोनों तरह की कविताएं लिखी है। भारतेंदु की जो पुरानी तरह की कविताएं हैं वो भी अपनी उस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की छाप नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सिर्फ पुरानी तरह की कविताएं पुराने ढंग से ही लिख रहे थे। वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। जैसे उनकी कविताएं रचनात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कविताएं होती थी। वो भाषा का इस्तेमाल, जो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो भी काफ़ी कहना चाहिए कि उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। वो ऐसे शब्दों से बचते थे जिनका प्रचलन अब ब्रज भाषा में लगभग समाप्त हो चुका था। और जो छंद है, उस छंद का भी वो पूरी तरह से निर्वाह करते थे। तो जैसे मैं आपको उनकी एक ब्रज भाषा की परंपरागत कविता का उदाहरण पढ़कर सुनाता हूँ। समाहारू अपने को गिरधारी, मोर मुकुट सिर पाग पेच कसी, राखूं अलक संवारी, हिया हलकत बनमाल, उठावहु मुरली धरहु आरी, चक्रादिकन शान दे राखो कंकन फंसन निवारी। आप देखेंगे कि ये कविता बहुत ही स्पष्ट है और बहुत सहज रूप से लिखी हुई है। तो भारतेंदु परंपरागत कविताओं में भी काव्य को हल्कापन नहीं आने देते थे और उनकी कविताएं, परंपरागत कविताएं भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन उनका महत्व जो है वो ख़ास तौर पर उनके नई तरह की कविताओं से है जो उन्होंने लिखी है। और वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उसमें देश की दुर्दशा के बारे में, देश के हालात के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे भारत दुर्दशा में उन्होंने कविता का उपयोग बहुत किया है, या अंधेर नगरी में भी उन्होंने कविताओं का उपयोग बहुत किया है। तो हम जैसे उनकी भारत दुर्दशा की एक कविता को देखें। ये है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। हो सकता है कि हमें ये लगे कि इस तरह से लिखना जो है वो बहुत ऐसा तरीका नहीं है जो जिसमें एक स्वाभिमान की भावना हो। लेकिन ये उस समय जो तरीका था, ये शायद उस समय यही लगा होगा कि लोगों को एकजुट करने के लिए ये उनको बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से कहा जाए कि देश की दुर्दशा जो है अब वो देखी नहीं जाती और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमें इस भारत दुर्दशा से, देश की दुर्दशा से मुक्ति मिले। उसके बाद में वो अपनी अंग्रेजी राज के प्रति आलोचना को पेश करते हैं। जैसे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, पे धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। आप देखेंगे कि
ये जो अ, दोहा है, इसमें वो कहते हैं, पहली पंक्ति में कहते हैं कि अंग्रेज राज जो है वो बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है, सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि इनके राज में धन जो है विदेश चला जाता है, और ये धन जो विदेश चला जाता है यही सबसे बड़ी ख्वारी है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसी तरह से इसी में वो आगे कहते हैं कि ताहू तहु पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनो दुख इस देत हारी। अब दूसरी जो तकलीफ़ है वो उसकी चर्चा करते हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसी तरह से उससे अगले वाले में वो टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स लगाकर जो है देश पर जुल्म ढा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतेंदु उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजी राज के कारण सामान्य लोगों को जो तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी उन सभी पर उनका ध्यान था। इस बात पर उनकी दृष्टि थी कि यहाँ का धन विदेश चला जाता है। आप जानते हैं कि इससे पहले के जो शासक थे, जिन मुस्लिम शासकों के बारे में हम जानते हैं, वो हिंदुस्तान में ही रहते थे। सभी शासक एक तरह से जनता का शोषण करते हैं, लेकिन वो धन विदेश नहीं भेजते थे। लेकिन अंग्रेज पहले ऐसे शासक थे जो हिंदुस्तान पर जिन्होंने राज भी किया और यहाँ से जो है यहाँ की संपत्ति को लूट कर लिए भी गए। तो इस चीज़ को भारतेंदु ने रेखांकित किया। दूसरी चीज़ यह है कि जो मुकरियाँ उन्होंने लिखी, उन मुकरियों में भी उन्होंने उस समय के हालात पर अपना प्रकाश डाला है। तो मुकरियों की चर्चा में जैसे एक उनकी बहुत प्रसिद्ध मुकरी है, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। आप देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और उस अंग्रेजी वर्चस्व को उन्होंने बताया कि इस अंग्रेजी के कारण जो है गुरुओं का सम्मान नहीं रह गया है, और वो सबों से अलग होकर चलती है। इसी तरह से बेरोजगारी की चर्चा उन्होंने की, पढ़े लिखे बेरोजगारों की। अब आप देखिए कि ये कविता निश्चित रूप से 1885 से पहले लिखी गई होगी, आज से 140 साल पहले, और उस समय भी पढ़े लिखे बेरोजगार थे। तो तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपता रोई सुनावे, आंखें फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। कि अगर ग्रेजुएट कहीं पर अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए तो 3 अगर पद है तो उसकी जगह 13 आते हैं, और इसी तरह से वो अपना दुखड़ा सुनाते हैं, बेरोजगारी के कारण जो उनको परेशानियां हैं वो बताते हैं। तो इस तरह से बेरोजगारी की भी चर्चा वो करते हैं। एक और कविता जो भारत दुर्दशा में है, उसमें उन्होंने अंग्रेजी राज की आलोचना नहीं की है, बल्कि भारत की जो दशा है, अधोगति है, उस अधोगति के कारणों पर प्रकाश डाला है। हालांकि व्यंग्य में है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे चरित्र के माध्यम से ये बात कही है जो इसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन भारतेंदु एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा नकारात्मक पहलू है। जैसे रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन मोहि फुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। कि कई तरह के शैव शाक्त वैष्णव कई तरह के मत है जो हम लोगों को आपस में बांटते हैं। इसी तरह से जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो, कि ये जातिवाद जो है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण नीच ऊंच का भेद भी हमारे यहाँ है, खान पान का भेद है। इसी कविता में वो कहते हैं हर कोई भी काम हो तो जन्मपत्री देखी जाती है। तो इस तरह से विधवा विवाह का निषेध है, विदेश जाने का निषेध है, छोटेपन में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, बहुत तरह के देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने भारत की जो अधोगति के कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है।
भारतेंदु के अलावा प्रताप नारायण मिश्र भी उस युग के एक बहुत बड़े कवि थे और लगभग वे सब विशेषताएं इनमें भी थी। इन्होंने उन्होंने परंपरागत भी काव्य लिखे, जैसे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, ब्रेडला स्वागत। ये नई तरह की कविताएं। लोकोक्ति शतक पुराने छंद का प्रयोग किया है, लेकिन उसमें जो बातें कही गई है वो नई तरह की कही गई है। ब्रेडला जो है वो इंग्लैंड के उस समय एक विपक्षी दल के नेता थे और भारत आए थे। उनके स्वागत में उन्होंने कविता लिखी थी और वो कविता बहुत पसंद की गई। इस कविता के एक अंश का अनुवाद भी इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से बेरोजगारी पर उन्होंने बेगारी विलाप भी लिखा था। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भी दोनों तरह की कविताएं लिखते थे और उनमें भी व्यंग्य विनोद की जो क्षमता भारतेंदु में थी वो इनमें भी थी। और इसी तरह से जैसे लोकोक्ति शतक का देखिए आप कि पढ़ कमाए कीनो कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। आप देखेंगे कि दूसरी पंक्ति में उन्होंने एक लोकोक्ति का इस्तेमाल किया और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे दोहे लिखे और उसमें हर अलग अलग लोकोक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन खास बात यह है कि महत्वपूर्ण लोकोक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण है वो बात जो वो कहना चाहते हैं पहली पंक्ति में, और उस पहली पंक्ति में जो बात वो कहते हैं उसी को वो फिर दूसरी पंक्ति के द्वारा यानी लोकोक्ति के द्वारा उसे एक तरह से उसको सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के अंदर जो कवि थे, कविता के क्षेत्र में एक तरह से कहना चाहिए कि आधुनिकता की शुरुआत हो रही थी। परंपरागत काव्य जो है वो समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन नए तरह का काव्य लिखा जाने लगा था। द्विवेदी युग में आकर यह जो द्वंद्व की स्थिति थी, यानी कि एक तरफ भाषा की द्वंद्व की स्थिति थी कि खड़ी बोली का इस्तेमाल करें या ब्रज का इस्तेमाल करें, वो द्विवेदी युग में समाप्त हो गया। और इसी तरह से ये जो परंपरागत साहित्य लिखने की का चलन था भारतेंदु युग तक, यानी कि भक्ति परक और रीति परक और नीति परक कविताएं लिखने का, वो भी द्विवेदी युग में जाकर समाप्त हो गया। और द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी गई वो नए विषयों पर लिखी गई और नए तरह की भाषा में लिखी गई। निश्चित रूप से भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में बहुत तरह के प्रयोग हुए, तरह तरह के छंदों का प्रयोग हुआ, नए नए विषय उन्होंने उठाए और इस तरह से कविता को उन्होंने बहुत ही समृद्ध करने, अपनी तरफ से समृद्ध करने की कोशिश की। और अगर भारतेंदु युग के इन कवियों के केवल विषय ही नहीं, उनकी जिंदा दिली जो कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है, उनके पूरे साहित्य के माध्यम से जो व्यक्त हुई है, उनके अंदर जो व्यंग्य विनोद हास्यपरक भाव हैं, वो सब उनकी कविता को मजबूत बनाते हैं। और अंतिम बात यह है कि वो भाषा का निर्माण कर रहे थे, खड़ी बोली भाषा का निर्माण कर रहे थे। और खड़ी बोली भाषा का निर्माण हालांकि वो गद्य के माध्यम से ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी वो भाषा का निर्माण कर रहे थे और एक परिनिष्ठित परिष्कृत भाषा, एक रचनात्मक भाषा का निर्माण कर रहे थे। ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।